तो फ्रेंड्स हमने काफ़ी बातचीत कर ली है, काफ़ी बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए कैंडलस्टिक टाइप्स के। उसके बाद अब आता है थोड़ा एडवांस टॉपिक जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो अगर देखो तो पूरी देखना, नहीं तो मत देखो, बाद में देख लेना, लाइक करके डाल दो। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो भी कर देना ना, पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर का? तो देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर इज़ अ बिहेवियल कंडीशन एंड करंट फ्लो ऑफ मार्केट। देखिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट का करंट स्टेटस क्या है, करंट कंडीशंस क्या हैं, और मार्केट अभी कैसा चल रहा है। आप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में हैं, या फिर कहीं नहीं जा रहा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लग जाता है। इसके बाद आपको इसमें सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस लेवल्स, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, इनका भी पता चल जाता है। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, ये स्विंग हाई है, ये भी एक हाई है, इस तरीके से लो है। तो इस चीज़ों का भी आपको पता चलता है कि इनका मतलब क्या है, किस तरीके से काम करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर कैन टेल यू इफ़ द मार्केट इज़ नॉट ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग। देखिए, इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट अब ट्रेंड में जाने वाला है या फिर साइडवेज जाने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ये आप दो इमेजेस देख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट इमेज है ये हमें बता रही है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और ये सेकंड इमेज हमें बता रही है किसके बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में। तो जरा हम इसको थोड़ा समझते हैं, इमेजेस पे बाद में आते हैं। तो देखिए, एक मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक ऐसी कंडीशन होती है मार्केट की जिसमें हमें पता चलता है कि मार्केट अब कौन कौन सी फेजेस में जाने वाला है। तो देखिए, मार्केट स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है हमारी कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन फेज में, जिसमें मार्केट एक साइडवेज की तरह और नॉन ट्रेंडिंग की तरह मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक एक रेंज में फंसा हुआ होता है। तो नीचे साइड हमारे जो बायर्स होते हैं वो मार्केट को बाय करके ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर साइड सेलर्स उसको सेल करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये मार्केट अभी इक्विलिब्रियम प्राइस में फंसा हुआ है, और ये एक इनके लिए इक्विलिब्रियम प्राइस है, मतलब ये फेयर प्राइस है। इसे फेयर प्राइस रेंज भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है ब्रेकआउट लेवल की, ये जिसे हम कहते हैं मार्कअप फेज, और जिसे हम ट्रेंडिंग भी कहते हैं। तो देखिए, जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट क्या होता है, ट्रेंड में जाता है, और इसे हम कहते हैं ट्रेंडिंग। तो ट्रेंड में क्या होगा कि प्राइस एक्शन बनाएगा। तो ट्रेंड में इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद अब देखिए जी यहाँ पर क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखिए इसने काफ़ी लंबे टाइम का रेंज तोड़ा। तो रेंज जब तोड़ता है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऐड होते हैं, लोगों के रेडार्स पे आते हैं, इस तरीके से इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, तो फिर प्राइस भी ऊपर जाती है क्योंकि लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर आती है न्यू बायर्स की एंट्री, जहाँ पे नए लोग आते हैं और बाय करते हैं। अब जो यहाँ पे एंटर हुए थे, यहाँ पे एंटर हुए, यहाँ पे एंटर हुए, यहाँ पे एंटर हुए, अब उनके लिए यहाँ पे प्रॉफिट दिखने लगता है, तो वो यहाँ पे बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने के बजाय नीचे साइड बायर्स पोटेंशियली बाय करने की कोशिश करते हैं, और अपर साइड सेलर्स सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ प्रॉफिट दिख रहा होता है। जैसे कि अभी हम देखें तो हमारी जो करंट मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से यही चल रहा है कि अब इस जोन में मार्केट पहुंच चुका है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन जोन के बाद आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ने बाय किया, जो नए बायर्स आए थे, न्यू बायर्स, उनने सोचा कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट और ऊपर जाता नहीं है क्योंकि और नए बायर्स आते नहीं हैं। तो जब मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा उस तरफ नीचे जाना स्टार्ट करेगा। क्यों करेगा, इसका कारण ये होता है कि जो यहाँ के लोग होते हैं वो अपना स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रखते हैं, इसके स्विंग्स के नीचे, और स्विंग्स के नीचे तो यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं, और वो उनके लिए क्या होता है कि मार्केट जब नीचे जाएगा तब वो अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, तो वो जानबूझ के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट करने की कोशिश करते हैं, और जब स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो फिर उनके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर इसके बाद इन बायर्स का भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गया, और फिर कंटिन्यू सेलिंग होती है, तो फिर एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में ये मार्केट चला जाता है। उसके बाद फिर से यही कंडीशन आएगी मार्केट में इस तरीके की, और फिर से ये एक्यूमुलेट करेगा, फिर से ट्रेंड में जाएगा, और फिर से सेम कंडीशन बनेगी। तो क्या हुआ, हमने एक चीज समझी कि मार्केट पहले कंसोलिडेट हुआ,
उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद फिर रैली आई, रैली के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आई जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद डिक्लाइन आया, डिक्लाइन में सेलिंग आई। इस तरीके से हमारे पास 4 फेजेस मिल गए हमें मार्केट के। तो यही होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से तो बनेगा नहीं, तो इसमें जो छोटे छोटे बीच में प्राइसेस बनते हैं उसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक हाई बनाया, सॉरी लो बना के ऊपर गया तो हायर लो बना, इस टाइप से ऊपर जो छोटे छोटे बनते हैं उन्हें हम प्राइस एक्शन कहते हैं। तो इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। तो एक बड़े मार्केट स्ट्रक्चर में छोटे छोटे प्राइस एक्शन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइस एक्शन। तो ये होता है हमारा बेसिक डिफरेंस। एक ये बड़ा वाला एरिया होता है और ये हमारे छोटे छोटे उसके एरिया होते हैं इस टाइप से। तो ये हमारा रहा कौन सा एरिया, ये हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन पे, तो एक्यूमुलेशन में एक्चुअली इन्वेस्टर्स होते हैं वो एंट्री कर रहे होते हैं अपनी, और वो पोटेंशियली ब्रेकआउट तब देते हैं जब उन्हें लगता है कि हमने अच्छा खासा अमाउंट ऑफ शेयर्स एक्यूमुलेट कर लिया है, क्योंकि अब ऊपर जाएगा तो हमारे लिए प्रॉफिट ज़्यादा होगा इस तरीके से। और इसी तरीके से जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने ऑपरेट करते हैं गेम्स की एक लंबा 3 महीने 4 महीने एक्यूमुलेट करते रहेंगे बुल्स, उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट देंगे, ब्रेकआउट देंगे तो नॉन स्टॉप अपर सर्किट पे अपर सर्किट देते रहेंगे। उसके बाद फिर जब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगी तो वहाँ पे थोड़ा बुक किया बुक किया बुक किया और जैसे 20% के अप्रोक्स मिला उसके बाद छोड़ देते हैं और फिर डाउन सर्किट पर डाउन सर्किट लगते रहते हैं। तो इस टाइप से हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी काम करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है और ये हमारा एक प्राइस एक्शन। जैसे कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लोअर हाई हायर लो बने हैं, सॉरी हायर लो बने हैं इस टाइप से, क्योंकि ये अपना हाई ब्रेक करता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है अपनी हर बार इस तरीके से। तो ये होता है पोटेंशियली प्राइस एक्शन। हम एक्चुअली इस पर ट्रेड करते हैं, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टिंग के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे, लेकिन इसका यूज क्यों है, इसका यूज देखिए हर टाइम फ्रेम में यही चीज काम करती है। अगर हम छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, यही स्ट्रक्चर बनता है, छोटा छोटा कंसोलिडेटेड होगा, उसके बाद फिर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट नहीं होता, एक्चुअली ब्रेकआउट नहीं होता है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाती है। और सेम कंडीशन सेलिंग के लिए भी होती है कि अगर यहाँ पे बाइंग चल रही है, नीचे अगर स्टॉप लॉसेस हिट हुए तो सीधी सेलिंग आती है। इस तरीके से बड़े मूव्स आते हैं इंट्राडे में, तो इसी तरीके से आते हैं और उन्हीं पे हमें अच्छे खासे ट्रेड्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो देखिए मार्केट स्ट्रक्चर टाइप, तो सिंपल सी बात है, आपके पास कितने टाइप के मार्केट होते हैं। तो भैया देखा जाए तो सिर्फ 2 टाइप के मार्केट होते हैं। कौन से, एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट और एक होता है साइडवेज मार्केट। अब ट्रेंडिंग 2 टाइप के होते हैं, एक अप ट्रेंडिंग साइडवेज और एक डाउन ट्रेंडिंग साइडवेज। तो इन दोनों को ही समझते हैं हम। तो देखिए क्या होगा, अब जब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा तो वो प्राइस एक्शन से समझ में आएगा। जब भी आपकी बार मार्केट अपना हाई क्रॉस करेगा और नया हाई बनाएगा तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। उसी को हम कहते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, उसी प्राइस एक्शन को हम कह देते हैं बुलिश प्राइस एक्शन। इसके बाद बियर प्राइस एक्शन इसका अपोजिट होगा। जब भी मार्केट अपना लोअर लो, अपना लो ब्रेक करके एक नया लो बनाएगा उसको कहेंगे हम बियरिश प्राइस एक्शन और बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर। तो साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर होता है हमारा जहां मार्केट किसी भी लोअर और हायर पॉइंट्स को क्रॉस ना कर पाए परफेक्टली, मतलब अप्रोक्सीमेटली पूरी तरीके से। जैसे कि यहाँ पर क्रॉस किया लेकिन वापस नीचे आ गया, तो इस रेंज में जब एक मार्केट रेंज में घूमता है तब ये बन जाता है साइडवेज मार्केट, और इसे हम रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर होते हैं 3 टाइप के मार्केट के। अब इसको हम थोड़ा इमेज में भी देख लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हायर हाई बनाते हुए जा रहा है जहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, ये छोटे छोटे लोज, क्योंकि ये लो कभी टेस्ट ही नहीं किया फिर टेस्ट नहीं किया। इसी प्रकार से यहाँ पर लोअर लो बन रहे हैं इस टाइप से, लोअर लो और ये लोअर हाई, यहाँ पे हाई बना फिर उसके बाद ये वाला हाई नहीं, इसके बाद ये वाला हाई, इस तरीके से हमारा ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर साइडवेज का होता है जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मार्केट रेंज में चल रहा है इस तरीके
चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कैंडल स्टिक। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कैंडल स्टिक क्यों समझना है, तो देखिए हम ट्रेड तो कैंडल स्टिक पे ही करेंगे। सबसे बेसिक और सबसे अच्छा और सिंपल और इजी तरीका है समझने का मार्केट स्ट्रक्चर। तो देखिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है कंटिन्यूएशन और दूसरा होता है फेलियर। कंटिन्यूएशन को समझते हैं हम जरा। तो हमने बेसिक प्राइस एक्शन क्या समझा था, हम जरा इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो हमने बेसिक में क्या समझा कि जब भी प्राइस क्रॉस करेगी अपना हाई, तब वो हायर प्राइस एक्शन में जाएगा, मतलब अप ट्रेंड में जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा, तो जैसे कि कैंडल है, ये कैंडल क्लोज हुई और इसने इस टाइप से एक हाई लगाया, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनती है जब वो इसका हाई क्लोजिंग के हिसाब से क्रॉस कर दे, तब हम मानेंगे कि ये एक बुलिश प्राइस एक्शन है। अगर नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब वो प्राइस एक्शन नहीं है। जैसे कि हम इसे फेलियर के केस में देखेंगे, तो फेलियर में मान लीजिए ये हमारी एक कैंडल बनी, एक बुलिश कैंडल बनती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्रॉस तो कर गई, प्राइस इस तरीके से क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे वो इसके नीचे यहाँ पे कहीं क्लोज दे देती है। तो ये एक प्राइस एक्शन फेलियर हो जाता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन फेल हो गया, कि अब उसने हाई तो बनाया लेकिन क्लोजिंग सेकंड कैंडल की लो थी। अब आप इस पर ट्रेड कैसे करेंगे, तो उस ट्रेड को हम देखेंगे आगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। आप ट्रेड करते हैं, जब भी ये प्राइस सेक्शन इस टाइप से दिखेगा तो आप क्या करेंगे, अब आप वेट करेंगे कुछ इस टाइप की कैंडल्स का, इस टाइप की कैंडल्स का, कि ये सेलिंग तो आई लेकिन कवर हो गई, और जब कवर हो गई तब हम एंट्री ले लेंगे। और एंट्री लेने के बाद एंट्री लेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्यों, एक चीज आप समझिए, यहाँ पे जब हम एंट्री लेंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे इनने सेल किया होगा वो अपने कवर्स के लिए भागेंगे, मतलब अपने जो शॉर्ट किया है उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। और जब बाय करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऑर्डर्स, जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से मार्केट को बनाया जाता है, बनाया जाता है इन द सेंस ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, तो वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि छोटे छोटे ऑर्डर्स इनिशियली यहाँ लगाएंगे और बड़े ऑर्डर्स ऊपर साइड लगा देते हैं। तो जब यहाँ पूरा कवरिंग होगी तो ये प्राइस ऊपर तक जाएगी, और ऊपर तक जाएगी तो इसके डबल के अप्रोक्स लगाते हैं वो, ताकि उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिले, क्योंकि उनके नीचे तो स्टॉप लॉस यहाँ है। तो जनरली 1.5 से लेके 2 तक की कैंडल का प्राइस यहाँ मिल जाता है हमें, मतलब हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो हो जाता है 1:2 का ही बनता है, क्योंकि कैंडल के नीचे ही लगाएंगे इस तरीके से। तो आप इसको थोड़ा इमेज में भी देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो हमने बुलिश की समझी थी कि यहाँ पे जब तक हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा तब तक हमारा प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन नहीं जाएगा। तो इसी को हम प्राइस कंटिन्यूएशन भी कहते हैं, और कंफर्मेशन भी वैसी ही होगी। अगर वो नीचे क्लोज देता है तो फिर कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी ना, यहाँ पे फिर बड़े प्लेयर्स अभी बैठे हैं, जब तक यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्लीन नहीं होंगे तब तक कैसे मानेंगे कि आप ट्रेंड में जाने को तैयार है। इसी टाइप से सेलिंग के लिए भी है, एक बियरिश कैंडल बनी, उसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देती है तो फिर ये कंफर्मेशन हो गई कि भैया अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि सेलर्स प्रेजेंट है। अब एक ट्रिक आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको यहाँ वॉल्यूम देखना पड़ेगा। आप अगर वॉल्यूम देखते हैं, ये रेड कैंडल बनी और वॉल्यूम भी हाई है, तो फिर आपके लिए कंफर्म हो गया भाई ये सेलिंग में ही जाने वाला है। और उसके बाद कंफर्म, सेकंड कंफर्मेशन कैसे होगा, इसका जैसे ही लो क्रॉस करेगा तैसे ही आप एंट्री लेंगे, और उसके बाद फर्स्ट एंट्री लेनी है, मतलब 25-30%। उसके बाद सेकंड, जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, रेड के लिए बता रहा हूँ, सेम ग्रीन के लिए भी होता है, अगर बनती है और वो इस टाइप की कैंडल बनती है कि ऊपर तो गई नहीं चली लेकिन फिर नीचे क्लोज दे दिया उसने, यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार टाइप का, तो आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो गई। आप एंट्री लेंगे, बुलेट की तरह आप फायर करेंगे, बंदूक से आपने अपनी एंट्री फायर की और आपने टारगेट लगा दिया, सीधा आपको टारगेट लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप ऑर्डर फिल कर सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे डाल सकते हैं, आपकी पोजीशन है, और अगर छोटी पोजीशन है जैसे कि 10-20 स्टॉक, तो आप सीधा सीधा यहाँ मीडियम में लगा सकते हैं। इसका साइज कैलकुलेट कीजिए, उसके थोड़ा उसका डबल करके नीचे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उसके लगभग नीचे तक का टारगेट होता है डबल में, इस टाइप से। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, तो ये रेड कैंडल बनी या ग्रीन कैंडल बनी, तो जब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हाई है,
तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो लोग फंस गए होंगे उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे कवर करने के लिए भागेगा, और कवर करने के लिए भागे तो एटलीस्ट यहाँ पे जो फिलिंग होती है ना, वो फिलिंग इस तरीके से की जाती है मार्केट मेकर्स के द्वारा या फिर जो एल्गोज होते हैं उनके द्वारा, कि वो ऑर्डर्स इस तरीके से लगाएंगे कि यहाँ पे फिल हो जाए, ताकि पहले थोड़े कम हो फिर ज़्यादा हो। लिक्विडिटी कम मिलेगी तो फिर स्पीड में मोमेंटम होगा। लिक्विडिटी जहाँ हाई मिल गई, जैसे कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स पड़े हैं और यहीं पे इनकी शॉर्ट कवरिंग हो गई, मतलब यहाँ पे इनके ऑर्डर्स जो स्टॉप लॉसेस थे वो कवर हो गए, तो फिर नीचे नहीं जा पाएगा। इस तरीके से बनाया ही जाता है। इसलिए मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, जैसे कि एक कैंडल बनी, अब मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लोग फंसे उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लेकिन उन्हें मार्केट मूवमेंट करवाना है। तो मार्केट मूवमेंट किस तरीके से होंगे कि इन लोगों को लिक्विडिटी मिल जाए अपने स्टॉप लॉसेस कवर करने के लिए, प्राइस मिलने के लिए, मतलब वहाँ फिल होने के लिए। फिल होने के लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ऑर्डर्स लगाएंगे जो मार्केट मेकर्स होते हैं, मतलब जो कैंडल बनाने वाले हैं। और वही एल्गो, आज के टाइम पे सब एल्गो से हो रहा है, सब कंप्यूटर कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद यहाँ पे हाई नंबर्स ऑफ ऑर्डर ज़्यादा कहाँ होंगे, नीचे साइड। तो जब तक नीचे प्राइस पहुंचेगी नहीं तब तक ये फिल होंगे नहीं, और जब तक फिल नहीं होंगे तब तक प्राइस नीचे आती रहेगी। तो इस तरीके से फंसते हैं, तो इसी तरीके से मोमेंटम होता है। और सेम कंडीशन हमारे बुलिश के लिए भी रहेगी। आप इसका अपोजिट थिंक कर लेना और आपका काम हो जाएगा। जरा फेलियर्स को देखिए, देखिए फेलियर किस तरीके से हुआ। जैसे कि ये बुलिश कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे जो इसका हाई था वो क्रॉस नहीं हो पाया, भले ऊपर गया लेकिन क्रॉस नहीं हो पाया। कंफर्म ये मिल गया हमें कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो अभी एक्टिव हैं, बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिव हैं। ऊपर तो गया लेकिन क्लोज नीचे दिया। तो अब ऐसे केसेस में क्या बन जाए, अगर मान लो इसी पैटर्न को समझना, अगर मान लो ये कैंडल बनी और ये कैंडल बन गई इस टाइप की, तो ये आपको दिख रहा होगा शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है। अब शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाए और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, तो आपको एक पैटर्न बन जाएगा, जैसे कहते हैं इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार बन गया तो बियरिश पैटर्न बन गया, शॉर्ट करो। और जब भी प्राइस एक्शन फेल होगा, सबसे अच्छे ट्रेड तभी मिलेंगे। आज के टाइम पर प्राइस एक्शन सिर्फ इसीलिए यूज किया जाता है कि उसका फेलियर पॉइंट देखा जाए। जहां फेल होगा वहां स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और वहीं मार्केट प्राइस बहुत ही फास्टली मूव करती है। सिंपल, और कुछ नहीं। अगर आज हमें ट्रेड करना है तो सिर्फ हमें इतना समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन बन क्या रहा है और बनने के बाद फेल कहाँ हो रहा है। जहां फेल हुआ वहां ट्रेड लो, सिंपल। छोटे बड़े ट्रेड्स वहीं लेने चाहिए जहां प्राइस एक्शन फेल होता है, सिंपल बात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। वाई इज मार्केट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। सिंपल सी बात है भैया, इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो पहली बात, पॉइंट्स में ही समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड, ट्रेंड, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स और करंट मार्केट कंडीशन। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर जो चीज सबसे ज्यादा यूज हो रही है उसी चीज पर अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप बेवकूफ तो हैं ही, साथ में आप सी भी हैं, उसका मतलब समझ लेना। ठीक है, तो वही कंडीशन है यहाँ पे, सेम कंडीशन है कि इस चीज से आपको पता क्या चल रहा है कि मार्केट करंटली किस फेज में है, किस चीज में है। तो ट्रेंड का पता चलता है आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिखता है, तो देखिए एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात, जनरली टेक्निकल एनालिसिस में यही सिखाया जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर होता है। अब जब जनरली टेक्निकल एनालिसिस में ये सिखाया जाता है, इन्वेस्टिंग में भी यही सिखाया जाता है कि मार्केट इस तरीके से काम करेगा, तो फिर जब सबको यही पता है, सबके लिए यही बेसिक है, और जब बेसिक ही यही है तो फिर क्यों काम नहीं करेगा, और जहाँ फेल होगा तो वहाँ तो और ज़्यादा काम करेगा। यही कारण होता है, इसी कारण की वजह से मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। तो पहला पॉइंट है हमारा, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक डेली चार्ट पे इस तरीके से एक पॉइंट पे कैंडल आ रही है और क्लोजिंग दे रही है, उसके बाद नीचे आ रही है और उसके बाद फिर से ऊपर जा रही है, और फिर यहाँ बनने के बाद फिर से एक नीचे जा रही है।
प्राइस एक बार ऊपर गई फिर से नीचे आई, ऊपर गई फिर से नीचे आ गई। ठीक है, अब क्या हो, मान लीजिए एक दिन ये ब्रेकआउट दे दे यहाँ पे। अब ये ब्रेकआउट ऐसा तो है नहीं कि डेली टाइम फ्रेम पे ही दिखेगा। आप अगर इसे आवरली पे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पैटर्न कुछ और दिखे, कुछ इस टाइप से स्विंग दिखे और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट लेवल दिखे। तो इस टाइप से जब मल्टीपल टाइम फ्रेम में वही चीज दिख रही है तो ये सब लोगों को दिखेगी। तो ये सब लोगों के लिए भी एक कंफर्मेशन हो गई। तो जब सब लोगों के लिए कंफर्मेशन हो गई तो क्या होगा, ये अब चांसेस ज़्यादा है कि काम करें, क्योंकि यहाँ नंबर्स ऑफ प्लेयर्स बढ़ गए। क्योंकि डेली के लिए भी ब्रेकआउट हो गया, आवरली के लिए भी ब्रेकआउट हो गया। अगर 15 मिनट चार्ट में देखेंगे तो उसमें भी यही दिखेगा। तो इस टाइप से हर टाइम फ्रेम में भी वो चीज़ दिखती है। इसी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट ज़्यादा काम करेगा। उसी हिसाब से प्राइस एक्शन काम करता है, उसी हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। सबको दिख रहा है इसलिए काम कर रहा है। अगर सबको पता नहीं होता तो काम कैसे करता, क्योंकि प्लेयर्स तो साइकोलॉजी तो वही है ना, इसलिए काम कर रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी तो एक ही रहेगी ना। सब लोगों को दिख रहा है इसलिए काम कर रहा है, सीधी बात है। अब हम जरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक टू अंडरस्टैंड ट्रेंड। सीधी बात है भाई, प्राइस एक्शन के थ्रू हमें समझ में आ जाता है कि ट्रेंड कैसा है। और मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है, एक्यूमुलेशन, फिर ट्रेंड, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिक्लाइन, इस टाइप से। तो इस टाइप से जब मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सी ट्रेंड में है अभी मार्केट। अगर डिक्लाइन में तो साइडवेज में है, इस सेलिंग में है, किस फेज में जाने वाला है, इस तरीके से हमें पता चल जाता है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिवर्सल्स, सीधी बात है। देखिए, पहले क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट कॉन्सोलिडेट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमारा किस में गया, डिस्ट्रीब्यूशन में। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर डिक्लाइन में। तो आपको पॉसिबिलिटीज़ तो पता चल रही है ना। जैसे कि आपको पहला फेज पता चल गया तो दूसरा भी पता चल गया ना, कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई अब ये ट्रेंड हो चुका है। इसके बाद अगर प्राइस एक्शन बनाता है डिक्लाइन का तो डिक्लाइन का भी पता चल गया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया तो फिर कंफर्म हो गया कि अब डिक्लाइन आने वाला है। तो इस तरीके से आपको पोटेंशियली पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट फेज कौन सा आने वाला है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है। करेंट मार्केट कंडीशन, सिंपल सी बात है भाई, मार्केट इन 4 फेजेस के अलावा किसी फेज में होता नहीं है। और जब होता नहीं है तो किस तरीके से, इसमें से एक ना एक फेज में तो होगा, जैसे कि ट्रेंडिंग में होगा, साइडवेज में होगा, डिक्लाइन में होगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। आगे अभी अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो अगर आपको उसको वीकली पे देखोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज दिखेगा। वहाँ पे ध्यान से देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है मार्केट का। अब डिस्ट्रीब्यूशन के फेज के बाद क्या आता है, डिक्लाइन। तो डिक्लाइन आने वाला है। अब डिक्लाइन के बाद फिर से एक्यूमुलेशन आएगा, बाउंस आएगा, इस टाइप से चलता रहेगा मार्केट। लेकिन आप ट्रेड कब लेते हैं, जब ये लेवल्स क्लियरली वाइप आउट होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे वो भी एंट्री करेंगे, अपने शॉर्ट कवर करेंगे और नए पोटेंशियल बायर्स भी ऐड होंगे। इस टाइप से हमारी ट्रेडिंग चलती है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है आपको, मार्केट स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्शन ऑफ टू वे ऑक्शन प्रोसेस एंड साइकोलॉजी चेंज ऑफ द मार्केट। सीधी बात है। देखिए, हमने अभी बात की थी ना कि ऑर्डर फ्लिंग। तो देखिए, ऑर्डर फ्लिंग आपको एक चीज़ बताती है कि मार्केट में पोटेंशियल कहाँ तक का है, कहाँ कौन से प्लेयर्स प्रेजेंट हैं। अगर यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा सेलर्स प्रेजेंट हैं तो फिर मार्केट नीचे आना पॉसिबल है और होगा। लेकिन अगर पोटेंशियली ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू पता चल गया कि जैसे कि यहाँ से प्राइस एक्शन बना, इस टाइप का प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, सेल किया वो तो बायर्स को नीचे लेके आए, प्राइस को नीचे लेके आए। लेकिन क्या हुआ, पोटेंशियली अगर ऑक्शन पता चलता है कि प्राइस ऊपर भाग रही, तो यहाँ पर जो सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और साइकोलॉजिकली कंफर्म हो जाएगा। साइकोलॉजिकल हिट हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए तो साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ उन्हें, और उनने अपने कवर करने के लिए प्राइस को ऊपर
सूट अप कर दिया। तो इस तरीके से पोटेंशियली ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग हो गई ना, सेलर्स क्या कर रहे थे, मार्केट को नीचे ला रहे थे। यहाँ पे ऑर्डर्स डले थे तो फिल हो गए, और जब ऑर्डर्स फिल हो गए तो मार्केट फिर नीचे आ नहीं पाया ना, इनकी तो पोटेंशियल खत्म ना, पोटेंशियल खत्म, ऊपर चले ले गए। और जब यहाँ पे पोटेंशियली खत्म हो जाता है तो स्विंग हाई और स्विंग लो इसी हिसाब से बनते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सेलर्स प्लस प्रॉफिट बुकर्स दोनों ने अपना काम किया, प्राइस नीचे आई, लेकिन जो बायर्स थे वो क्या किया, उनने अपने ऑर्डर्स फिल होने लगे। उनके ऑर्डर्स जब फिल हुए, यहाँ पे फिल हुए और फिल होने के बाद क्या हुआ, अब प्राइस नीचे आ गई, तो न्यू बायर्स भी एंटर हुए। न्यू बायर्स जब एंटर हुए तो प्राइस को ऊपर लेके गए, और यहाँ पे जो हाई लगा था तो सेलर्स का तो यहाँ स्टॉप लॉसेस था, स्टॉप लॉसेस होंगे ही होंगे, और वो स्टॉप लॉसेस हिट हुए तो प्राइस क्या होगी, कवरिंग के लिए भागेगी, ये कवर के लिए भागेंगे। और इसके बाद जो फिलिंग, अब यहाँ पे जैसे सेम कंडीशन थी, सेम कंडीशन यहाँ पे बायर्स के लिए हो जाती है, क्योंकि जहाँ इनने एंट्री ली थी अब ये एग्जिट भी करना चाहेंगे, तो अपने जो ऑर्डर्स लगाएंगे वो इस टाइप से लगाएंगे, लेयर बाय लेयर, छोटी लेयर फिर बड़ी लेयर फिर और बड़ी लेयर, उसके बाद बड़ी और बड़ी लेयर फिर और बड़ी लेयर। जहाँ सबसे बड़ी लेयर होगी वहाँ पे ऑर्डर फिल हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो फिर वो मार्केट ऑर्डर पंच कर सकते हैं, और फिर जब मार्केट ऑर्डर पंच करेंगे तो सेलर्स भी एंटर करेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा। अगर बायर्स का मूड है ऊपर ले जाना का तो फिर वो ले जाएंगे। इस तरीके से प्राइस एक्शन चलता रहेगा आगे, और साइकोलॉजिकल चेंज भी इस तरीके से हमें समझ में आ जाता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर आल्सो हेल्प टू क्रिएट इफेक्टिव मार्केट। इफेक्टिव मार्केट का मतलब भाई, इससे आपको वही सेम कंडीशन, भाई प्राइस एक्शन बन रहा है तो समझ में तो आ रहा है ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब बैलेंस नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा कि मार्केट जा रहा, मान लो यहाँ खुला उसके बाद गैप अप होकर यहाँ पे खुला, तो ये चीज़ें जो होंगी वो ड्रास्टिकली डिस्ट्रॉय कर देंगी सप्लाई और डिमांड को। तो मार्केट स्ट्रक्चर जब बनता है, इसी से सप्लाई और डिमांड स्टेबल रहती है, बैलेंस रहती है, स्टेबल तो कभी नहीं रहती, खैर बैलेंस ही रहती है सिर्फ, कि भाई यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है तो अपना बेच के निकल लो, प्रॉफिट बुक कर लो, इस टाइप से। जैसे कि स्विंग हाई बनती है, स्विंग हाई से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कोई बुलिश साइन देख के यहाँ पे एंट्री करेगा, तो इससे पहले सेलर्स सेल कर देंगे, सेलर सेल करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब मार्केट को अगर नीचे लाना है, सॉरी ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बायर्स होंगे वो यहाँ पे ऑर्डर एब्जॉर्ब करेंगे सेलिंग के, और फिर प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। इस तरीके से ब्रेकआउट होते हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो ये आपके लिए क्या होता है, स्मूथ ट्रांजैक्शन और लिक्विडिटी इशू कर देता है। तो स्ट्रक्चर से देखिए, स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है कि जैसे अगर अप ट्रेंड है तो प्राइस हायर हाई बनाएगी, तो हायर हाई बनाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लो बना, लो बनने के बाद एक हाई बनना है, और हाई बनना है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्डर्स डले होंगे, ऑर्डर्स डले होंगे, तो ऑर्डर्स जब डले होंगे तो यहाँ लिक्विडिटी बन गई, और लिक्विडिटी बन गई तो अब फिल होगी नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई फिल होगी नहीं होगी, वो एक अलग कंडीशन हो गई, लेकिन लिक्विडिटी है, और जहाँ लिक्विडिटी है वहाँ पे वॉलेटिलिटी और बेस है, और वहीं पे ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है मार्केट स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बताते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बताता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते होंगे या इमेज में देख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट्स बिकम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ब्रेक इट बिकम सपोर्ट। जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्राइस पे, अब उसको थोड़ा इरेज करके देखते हैं हम, इसी को हम समझते हैं कैसे। इसको वैसे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो में समझाया अलग से, तो इसको समझिए। जैसे कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मान लीजिए एक 100 का लेवल है, ये 100 का लेवल एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस यहाँ आती है, इसके बाद नीचे आ जाती है सेलिंग के कारण, फिर से ऊपर आती है और सेलिंग के कारण नीचे आ जाती है। लेकिन अब क्या होगा कि किसी कारण या किसी पोटेंशियली न्यूज़ के कारण ये प्राइस ब्रेक कर गई और प्राइस पहुंच गई 102 पे। अब जब 102 पे पहुंची, अब 102 पे पहुंची तो जो लोग यहाँ एंटर किए होंगे, यहाँ एंटर किए होंगे, यहाँ एंटर किए होंगे, उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉफिट सिनेरियो हो गया। अब जब प्रॉफिट सिनेरियो हो गया तो वो बुक करना चाहेंगे, बुक करेंगे तो नीचे आएगी प्राइस। अब जब प्राइस नीचे आएगी
तो पहली बात ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस था तो क्या हुआ, पहली बात तो यहाँ पे जो सेलर्स थे वो अपना कवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ बुक कर लेंगे, कुछ जिनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे वो कर लेंगे डायरेक्ट, लेकिन कुछ और रहेंगे वो बुक करने की कोशिश करेंगे। अब ये एरिया ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ शॉर्ट सेलर्स ही देख रहे होंगे, पोटेंशियल बायर्स भी देख रहे होंगे भाई ये क्रॉस करेगा तब हम बाय करेंगे। तो जब भी इस प्राइस पे आएगी प्राइस, तो यहाँ न्यू बायर्स एंटर होंगे, और न्यू बायर्स एंटर होंगे, शॉर्ट कवरिंग भी होंगे, थोड़ा उनके लिए कम लॉस है इसलिए वो यहाँ पे एंटर होंगे, तो प्राइस ऊपर भागेगी। और ऊपर भागेगी तो इस तरीके से क्या होगा, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा और प्राइस ऊपर जाएगी। अब यहाँ से जाएगी कैसे नहीं जाएगी वो एक अलग कहानी रहती है, लेकिन ये क्या हो गया, अब यहाँ पे पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। अगर ट्रेंडिंग है मार्केट तब, अगर ट्रेंडिंग नहीं होता तो जनरली क्या होता, ये प्राइस ऊपर जाने के बाद ये सिर्फ इसलिए ऊपर जाती कि स्टॉप लॉसेस हिट होने थे। इसीलिए कहते हैं कि जब भी ब्रेकआउट हो तो उसको रीटेस्टिंग के लिए वेट करना पड़ता है। अगर रीटेस्टिंग के लिए आप वेट नहीं करते तो फिर ये पोटेंशियली डैमेज करना स्टार्ट कर देगा आपको, क्योंकि फिर प्राइस यहाँ से सीधा नीचे आ जाती है। फेक ब्रेकआउट में यही तो होता है कि प्राइस इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो क्या होंगे, जो स्मार्ट प्लेयर्स होंगे, स्मार्ट प्लेयर्स प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, उन्हें पता है यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, तो थोड़ा ऊपर तक और ले जाओ, एक काम करो यहाँ तक ले जाओ, एक बड़ी सी कैंडल बना दो, वापस से क्लोज कर देना नीचे फटाक। अब क्लोजिंग दे दी इसने नीचे, अब लोगों को लगेगा यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के लिए क्लोजिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए थी। तो इसलिए कहते हैं आप वेट कीजिए इसके नीचे आने का। यहाँ पे देखिए क्या पोटेंशियली कैंडल्स बन रही हैं, क्या सिनेरियो है। जब यहाँ से नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट होगा तब है, नहीं तो ये वापस नीचे आ सकता है। और ऐसा होता है क्योंकि अब यहाँ पे जब फिर एंट्री लेंगे लोग, यहाँ पे लोग एंट्री लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे लोग एंट्री लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली। अब स्मार्ट प्लेयर्स को पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, तो क्या करेंगे, और नीचे ले आएंगे, स्टॉप लॉसेस हिट करवाएंगे और अपनी लिक्विडिटी की तरह नीचे ले आ जाएंगे मार्केट को। तो यहाँ पे इसी तरीके से मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स होते हैं और फेक ब्रेकआउट्स को कंसीडर करते हैं। तो देखिए फेक ब्रेकआउट्स को समझने के लिए हमारे पास 3-4 प्राइस एक्शन के सिनेरियो होते हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आप कमेंट करना कि किस तरीके से हम एक जेन्युइन ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको टिप दे सकता हूँ, मैं टिप देता हूँ कि आप किसी भी लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस तभी तक मानेंगे जब तक वो सेकंड टाइम टेस्ट हुई है। फर्स्ट टाइम वो बना और सेकंड टाइम ही ठीक है, थर्ड टाइम अगर जा रहा है तो वो उतना वैलिड नहीं रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा से। और अगर आपको ट्रेड लेनी भी है तो आप फिर पोटेंशियली अपनी पोजीशन कम कर देंगे। फर्स्ट टाइम आप जैसे कि यहाँ पे कोई भी सिनेरियो था और प्राइस ऊपर गई, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे सेलिंग आई और नीचे आ गई प्राइस, ठीक है। जब ये वापस से रीटेस्ट करने जाएगी तो आप यहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करके ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन ये जब थर्ड टाइम जाएगी तब आप ट्रेड ना ही लें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस हैं फंसने के। फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट होके या फिर कुछ और पैटर्न्स बना के, जिस पे हम कभी और बात करेंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके थ्रू वो ऊपर ले जा सकते हैं प्राइस को, इसको हम समझेंगे कभी और। तो हमने ये समझ लिया कि प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से बनते हैं, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। तो देखिए इमेज में भी आपको यही चीज़ दिखेगी, आप देख सकते हैं ये पहले रेजिस्टेंस था और जब इसने ब्रेक किया तो ये सपोर्ट बन गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया था पहले इस पे आया, उसके बाद ये सपोर्ट बन गया, क्योंकि न्यू बायर्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ऊपर जा रही है प्राइस, फिर से सपोर्ट ले रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से। तो अब देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के प्राइस एक्शन बनते ही बनते हैं। एक चीज़ आप समझिए, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो अच्छी बात है, कंसोलिडेट होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना बड़ा अप मोमेंटम होगा और शॉर्ट कवरिंग कहते हैं जिसे हम, पोटेंशियल शॉर्ट कवरिंग होती है, साथ में न्यू बायर्स की एंट्री, फ्रेश बायर्स की भी एंट्री होती है। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता रहता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं क्या है मार्केट में। अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो देखिए पहले तो आप
एक चीज़ समझिए, प्राइस एक्शन क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, उसके बाद आता है हमारा प्राइस एक्शन, छोटा छोटा प्राइस एक्शन। तो इसमें आप दो तरीके से ट्रेड लेते हैं, एक लेते हैं मोमेंटम ट्रेड। मोमेंटम ट्रेड का मतलब होता है कि प्राइस एक्शन बना और मोमेंटम में है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, इसके बाद पुल बैक किया, पुल बैक के बाद एक पोटेंशियली अप कैंडल बनती हुई दिखी तो आपने एंट्री ली और इसे मोमेंटम में ट्रेड कर लिया, क्योंकि आप पोटेंशियली मोमेंटम आपको दिखा तो आपने ट्रेड कर लिया। सेकंड होता है फेलियर ट्रेड, जैसे कि प्राइस एक्शन बन रहा है लेकिन एक टाइम पे जाके फेल हो गया, जैसे कि यहाँ पे हाई बना है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया, न्यू लो बना दिया, न्यू हाई बना दिया लेकिन लो बना है, वो लोअर हाई जिसे हम कहते हैं। तो अब ये प्राइस एक्शन हो गया फेल, और जब फेल होगा तो स्टॉप लॉसेज हिट होंगे, और स्टॉप लॉसेज हिट होंगे तो प्राइस सडनली फॉल हो जाएगी। सडन मोमेंटम होता है स्टॉप लॉसेज हिट होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसको, आप जरा इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है हमारा मोमेंटम ट्रेड। मोमेंटम ट्रेड में मैंने कहा ना, ये आपको ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद एक रेड कैंडल मिली जिसे हम पुल बैक कैंडल भी कहते हैं, उसके बाद जैसे ही पुल बैक कैंडल को कवर किया तो सीधा सूट अप हो गया मार्केट। इस तरीके से मोमेंटम में ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा आप पैटर्न के हिसाब से भी ले सकते हैं, ये पैटर्न के बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन फेलियर के बाद हम बात कर लेते हैं। तो फेलियर भी है इम्पोर्टेंट। फेलियर में बहुत सडन मोमेंटम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 2 बजे के करीब बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाती है। तो दो कारण हैं उसके, एक तो पैटर्न फेल हुए, मतलब प्राइस एक्शन फेल हुआ, साथ में क्या हुआ, सेलिंग आई कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, वो एक अलग केस है, लेकिन साथ में पैटर्न भी फेल होते हैं वहाँ पे, इस तरीके से। दूसरा है आप पैटर्न्स। पैटर्न्स हमने अभी तक कवर नहीं किए, लेकिन आपको ये पैटर्न्स के लिए हम कवर करेंगे, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ट्रेड कैसे करते हैं, हायर टाइम लोअर टाइम फ्रेम सारी चीज़ें। तो इसको अभी आप थोड़ा अगर इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपके पास दो केसेस हैं, एक है मोमेंटम ट्रेडिंग, दूसरा है प्राइस एक्शन फेलिंग। जब प्राइस एक्शन फेल होगा तो सडन मोमेंटम होगा, और जब मोमेंटम रहेगा तो आपको ट्रेड लेनी है पुल बैक्स पर, सिंपल सा, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर। कौन सा राइट टाइम फ्रेम है, तो देखिए कोई राइट टाइम फ्रेम नहीं होता। राइट टाइम फ्रेम सिर्फ वो होता है जिस पे आप ट्रेड करते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग स्विंग है, पोजिशनल है, या फिर डेली के हिसाब से है, या फिर इंट्राडे है, तो आपके उस हिसाब से टाइम फ्रेम चेंज हो जाएंगे। एक चीज़ होती है कि हायर टाइम फ्रेम में कुछ और चल रहा हो, तो छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटा सा प्राइस एक्शन बन सकता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एक हायर टाइम फ्रेम में एक हायर हाई बनता जा रहा है, लेकिन एक उसको ही हम डेली में देखते हैं तो वो एक लोअर लो बना रहा है, लेकिन अभी इसने अपना जो हायर टाइम फ्रेम का लो था वो ब्रेक नहीं किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वो आपको डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। जिस टाइम फ्रेम में आपके ट्रेड करेंगे उसी टाइम फ्रेम में आपके स्विंग्स बनेंगे, उस हिसाब से आपके स्टॉप लॉसेज हो जाएंगे, स्टॉप लॉसेज हो जाएंगे तो उस हिसाब से आपके टारगेट्स भी हो जाएंगे। अब अगर हायर टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपके लिए इन्वेस्टिंग हो जाती है, लोअर टाइम फ्रेम में आपके लिए ट्रेडिंग हो जाती है, इस तरीके से आपका काम चलता है। चलिए इसको हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, स्लाइड में देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है, कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आप लोअर टाइम फ्रेम किसके लिए अच्छा है। तो देखिए लोअर टाइम फ्रेम में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत चॉपी होता है। देखिए 5 मिनट की कैंडल आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से चली जाती है मार्केट, बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेट होता है, मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा कई बार, बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो फिर दिक्कत दे देता है। तो आपको इसलिए समझना होगा तो लोअर टाइम फ्रेम आपके किसके लिए सही है, स्कैल्पिंग के सही है और डे ट्रेडिंग के लिए सही है। और दोनों से मेरा थोड़ा कम वास्ता है, स्कैल्पिंग तो मेरे को नहीं आती, सच बताऊं मैंने ट्रेड नहीं किया था, लॉस हुआ, मैंने उसके बाद नहीं किया, क्योंकि भाई जिस चीज़ इसका रीज़न है, देखिए डिसीजन बहुत ईजीली जल्दी लेने पड़ते हैं, क्विक लेने पड़ते हैं स्कैल्पिंग, और भाई मेरे को नहीं लेना डिसीजन इतना, अभी 5 मिनट के अंदर एंट्री एग्जिट सब कुछ करना है, नहीं हो पा रहा, सबके लिए नहीं है तो नहीं है। डे ट्रेडिंग हो जाती है कई बार,
उसके बाद मैंने शिफ्ट किया अपना स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि देखो मेरी स्टार्टिंग जर्नी कुछ हिसाब से रही कि मैं पहले गया इंट्राडे में, और फिर गया स्कैल्पिंग में, फिर गया हाई स्कैल्पिंग में, जिसमें मैंने अच्छे खासे लॉसेस उठाए। लॉसेस उठाने के बाद इसके बाद फिर मैं आया स्विंग पे। अब स्विंग पे ही चल रहा है मेरा काम। स्विंग में भी लॉस होते हैं मेरे को, अच्छे खासे लॉसेस हो जाते हैं फिर भी, लेकिन मैं स्विंग्स पे क्या है मेरा थोड़ा कम हो जाता है, क्या टेंशन कम हो जाती है कि भाई ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो वो उतना ज़्यादा कि इंट्राडे में आप जैसे मान लीजिए कंसोलिडेट हो रहा है, अब नहीं दिया ब्रेकआउट, नेक्स्ट दिन दिया तो क्या करें। लेकिन स्विंग में तो ऐसा है ना कि यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, इसके बाद हमने एंट्री की है लोअर पॉइंट्स पे, तो हम स्टॉप लॉस तो ठीक है, इसके बाद ये ब्रेकआउट देगा, नेक्स्ट डे अगर गैप अप खुल गया तो हम एंट्री अपने एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में नहीं हो पाता इस तरीके से, लेकिन अब शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा अप और डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम मतलब गैप अप गैप डाउन हम नॉर्मल हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा पैनिक का सिनेरियो है मेरे लिए। इसके लिए मीडियम टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है, और उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ आवरली चार्ट और डेली चार्ट। ये बेस्ट रहते हैं। आवरलीज में आपको स्विंग्स दिख जाते हैं, डेलीज में आपको आपकी साइकोलॉजी समझ में आ जाती है कि अभी करंट सिनेरियो क्या है। इसके बाद हाई टाइम फ्रेम आपके लिए हो जाता है, इसमें आपको सही से मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और स्विंग ट्रेड अच्छे खासे मिलते हैं, जैसे कि डेली में, उसके बाद वीकली में आप 2-3 वीक की कैंडल्स देख के बता सकते हैं कि अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। 2-3 वीक की कैंडल मतलब जैसे 2-3 वीक की बात नहीं, आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। फिर आप डेली का चार्ट देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। इस हिसाब से चलती रहती हैं चीज़ें, इसी को टॉप टू बॉटम एनालिसिस भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ट्रेडिंग सेटअप। तो देखिए ट्रेडिंग सेटअप सिंपल रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आप ट्रेड कर सकते हैं एक तो मोमेंटम में, तो पुल बैक और रिट्रेसमेंट उसी चीज़ का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पुल बैक हुआ, उसके बाद बुलिश सिनेरियो बना, उसके बाद ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर अपसाइड मोमेंटम दे दिया, तो इसी को कहते हैं हम पुल बैक ट्रेडिंग। पुल बैक में हम एक बुलिश कैंडल की साइड अगर हमें ट्रेड करना है अप साइड, तो हम एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, जैसे ही उसका हाई क्रॉस होगा उसके बाद हम एंट्री ले लेंगे, इसे हम मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा सेम कंडीशन हमारे लिए सेलिंग के लिए भी होती है। सेलिंग में क्या होता है कि एक रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है इस टाइप से या शूटिंग स्टार टाइप से, तो आप उसमें एंट्री लेते हैं और फिर उसके बाद इसके मोमेंटम में आप ट्रेड कर लेते हैं। यही होती है हमारी सेटअप पुल बैक ट्रेडिंग या रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास दूसरे टाइप में होता है दूसरे टाइप में होता है स्ट्रक्चर होल्ड। अब स्ट्रक्चर होल्ड क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर होल्ड जैसे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, ऊपर गया, पुल बैक लिया और ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे नीचे आ गया, लेकिन इस एरिया को उसने सपोर्ट किया। अब आपका स्टॉप लॉसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस एरिया पे आने पे आपका क्या हुआ कि आपने एंट्री तो ले ली, लेकिन आपको इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से इसके नीचे निकल गया तो यह मार्केट स्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है। क्यों फेलियर हुआ, और फेल होता है जब तो मार्केट बहुत शार्पली नीचे आता है। इस चीज़ की आपको एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे, आप खुद से चेक कर सकते हैं, चार्ट्स में जाइए आपको सब दिखेगा। इसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूशन को समझने के लिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जैसे कि एक बुलिश कैंडल बनी। अब बुलिश कैंडल के बाद अगर मान लो यहाँ पे अपर मोमेंटम नहीं दिया, जैसे कि यहाँ पे एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ। अब देखिए आपके लिए ट्रेड कब बनती है, जब इसका हाई क्रॉस होगा तब आपके लिए एंट्री बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और होल्ड कर रहा है, पुल बैक तो दे रहा है लेकिन होल्ड करने लगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चलने लगता है। एक्यूमुलेशन क्यों चल रहा है और इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियली ये वाली जो कैंडल का हाई बता रहा है सेलिंग प्रेशर, और जब सेलिंग प्रेशर जब बता रहा है तो यहाँ पे सेलर्स को एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। तो उसी केसेस में इस तरीके से हमारा प्राइस एक्शन बनता है, जिसे हम कहते हैं होल्ड और कंटिन्यूशन में होल्ड होता है।
इस टाइप से होल्ड हो जाता है। यहाँ पे होल्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन से होल्ड किया है इसने, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेगा। कब? जब ये ब्रेकआउट दे देगा अपने हाइस का। अब कैंडल स्टिक्स में हम समझते हैं क्या, कैंडल स्टिक्स में हम देखते हैं कैंडल का जो बड़ी कैंडल बनी है उसका हाई क्रॉस होगा तब हम ट्रेड लेते हैं इस हिसाब से। अब ये तो लाइन चार्ट के हिसाब से दिख रहा है, इसी चक्कर में तो लाइन चार्ट हमें इतने यूजफुल नहीं रहे ट्रेडिंग में। चलिए, तो इतना हमने देख लिया। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो हमारे पास अब कॉन्क्लूजन आ गया। तो देखिए, अब हम आखिरकार कॉन्क्लूजन पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं आखिरकार कॉन्क्लूजन क्या निकला है इसका। तो देखिए, आपको मार्केट स्ट्रक्चर से क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ जाता है मार्केट का सेंटीमेंट। सेंटीमेंट इन द सेंस कि मार्केट एक ट्रेंड में है, अपर साइड की साइड है या लोअर साइड के साइड है, मार्केट कहीं नहीं जाने की साइड है या फिर गिरने की साइड है। कैसे? जैसे कि हमने सिंपल सी बात की थी मार्केट स्ट्रक्चर में कि पहले मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होता है काफ़ी लंबे टाइम तक, उसके बाद आता है ब्रेकआउट फेज, जिसे हम मार्कअप फेज, ट्रेंडिंग फेज, बहुत सारे फेज कहते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे मार्केट सेलर्स अच्छे खासे तरीके से सेल करते हैं और प्राइस एक्शन बना के मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बुल्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं और सेलर्स अपनी नई पोजीशन बना रहे होते हैं। उसके बाद मार्केट में आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होता है, मार्केट एक बियर फेज में चला जाता है। तो आपको इससे सेंटीमेंट पता चल जाते हैं मार्केट के। अगर मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है तो एक कंसोलिडेशन में है, उसके बाद अगर डिक्लाइन का बना रहा है तो डिक्लाइन का है, अगर ब्रेकआउट का बना रहा है तो ब्रेकआउट का है। अब ये पता कैसे चलेगा इसका, इसको आपको चार्ट्स को थोड़ा जूम आउट करना पड़ता है, उससे आपको पता चल जाता है कि अभी ट्रेंड प्रीवियस क्या था और अभी क्या ट्रेंड है। जैसे कि अगर मान लो इस टाइप का मार्केट में रेंज बना हुआ है मार्केट में, तो आपको दिख जाएगा लोअर तरीके में, लोअर साइड में, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया तो ट्रेंडिंग फेज आ गया। इस टाइप से आपको इसको चेक करना है तो आपको रिलायंस का चार्ट देखना पड़ेगा और रिलायंस के चार्ट में बहुत अच्छे से समझा है इसको। लिमिटेशन, देखो लिमिटेशन हर चीज़ की होती है, परफेक्टली कोई काम नहीं करता। मान लो इस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये एक्यूमुलेशन फेज है और गलती से मान लो उसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो उसके लिए आपको लिए क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ये भी तो है, यहाँ पे मार्केट कहीं नहीं गया और उसके बाद डिक्लाइन दे दिया तो क्या करेंगे। आप सोच रहे थे कि अपर ट्रेंड है, तो इसीलिए इसके लिमिटेशंस यही होते हैं कि कई बार क्या होता है कि एग्रेसिवली आपको समझ में नहीं आता, आप ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए लोग बैठे रहते हैं। क्योंकि देखिए, जब चीज़ फेल होती है तो रिएक्शन ज़्यादा आता है और जब पास हो जाती है तो उतना रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड थी ना। अनएक्सपेक्टेड चीज़ में रिएक्शन ज़्यादा आता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम कोविड आया था तो फॉल ज़्यादा आया था, सेकेंड टाइम कोविड आया तो किसी ने सोचा नहीं कि ज़्यादा, उसके बाद सिर्फ 15 से 10% के अप्रॉक्स क्रैश हुआ था मार्केट, कुछ ज़्यादा क्रैश हुआ ही नहीं, क्रैश भी मतलब करेक्ट हुआ था। तो इस तरीके से है। तो पहली बार जब शौक लगता है तब ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए कठिन हो जाती हैं। इसको हम लिमिटेशंस में ज़रा चेक कर लेते हैं एक्चुअली में लिखा क्या है यहाँ पे। तो देखिए, रिमेंबर दैट द मार्केट कैन डू एनीथिंग। सिंपल सी बात है भाई, अनसर्टेनिटी है तभी तो मज़ा आ रहा है ट्रेडिंग में। अगर पता हो कि भाई प्राइस ऊपर जानी जानी है, इसीलिए तो इन्वेस्टर्स बोर हो जाते हैं, उनके पास काम नहीं हो। अब ट्रेडर को मज़ा इसी चक्कर में, ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट होते हैं तभी तो मज़े। हम ट्रेडिंग इसलिए नहीं करते कि हमें ट्रेडिंग करनी है, हम ट्रेडिंग इसलिए करते हैं कि हमें मज़ा आ रहा है ट्रेडिंग में, एक्साइटेडमेंट, आगे क्या होगा, ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है इसलिए। तो अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट मस्ट बी एम्ब्रेसिंग एंड एक्सेप्टेड। आपको ये मानना पड़ेगा कि मार्केट अगर इस टाइप का प्राइस एक्शन बना रहा है तो ज़रूरी नहीं कि होगा, क्या पता है गिर जाए। इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे और स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाएंगे तो आपके लग जाएंगे एल। समझ लो, अब मेरे को मत बोलना, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। वाइल मार्केट स्ट्रक्चर कैन प्रोवाइड क्लू, आपको ये संकेत देता है, आपको ये एक आइडिया देता है कि क्या पॉसिबल है, बट
देयर इज एब्सोल्यूट नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं कि होगा ही होगा। ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे देता है कि इसके बाद ऐसा हो सकता है। और होने का सिंपल सा मैंने आपको आइडिया दिया ना, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं अपोजिट पार्टी के। अगर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की, यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल बनी। अब सेलर्स की जब कैंडल बनी, अब उनके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर होंगे। अगर हिट होते हैं तो क्या होगा, प्राइस ऊपर भागेगी ही भागेगी, सिंपल सी बात है। अगर इसके नीचे प्राइस चली गई तो जो यहाँ पे बाय इसके नीचे चली गई, मान लो ये बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन, इसके नीचे प्राइस चली गई तो इनके स्टॉप लॉसेस हिट होगा, सीधी बात है, मार्केट नीचे आना है। यही होता है अनसर्टेनिटीज यहाँ पर। तो जो पावरफुल होगा वो मार्केट को अपने साइड ले जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, मार्केट स्ट्रक्चर प्रिंसिपल में appear quite simple but intricate details can take many years to master। देखो भाई सीधी बात है, मैंने आपको ये समथिंग आध घंटे के बीच में ये सारी चीज़ें समझा दी, पर इनको समझने के लिए आपको सालों का एक्सपीरियंस लगेगा। मुझे पर्सनली 3 साल का एक्सपीरियंस लगा, तब भी मैं कहता हूँ कि अभी मैं नूब ही हूँ। जैसे कि पबजी में ही कहते हैं कि नूब है, उसी हिसाब से मैं अभी नूब ही हूँ। तो ये कभी कह नहीं सकते कि भाई हाँ आ गया, नहीं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इस चीज़ को आप मान के चलेंगे तो ट्रेड कर लेंगे, नहीं चलेंगे तो ट्रेड तो कर लेंगे लेकिन पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ट्रेड करने के लिए क्या मतलब, क्या होता है कि आपने बाय किया और सेल किया, ख़त्म कहानी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग ये हो गई, लेकिन ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होती है, आपका अपना पैसा सेव करना, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेड लिया क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते उस केस में। आई होप सो गाइस, हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है वीडियो। अब आप कमेंट करना किस पे आपको वीडियो चाहिए। इस पे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, मैंने कहा भी था कि मार्केट स्ट्रक्चर पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने बना दी। बाकी आप बताना किस पे बनानी है, और आप उस चीज़ का जवाब ज़रूर दे देना जो मैंने पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा था। थैंक यू गाइस, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए। पैसे नहीं कट रहा है आपके, पैसे कटते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से जब आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं स्टॉप लॉसेस कैसे हिट कम करवाएं। इससे हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा पैसा बचा रहेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।